नमस्कार। तो हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम शरीर में क्यों जरूरी है, इसका काम क्या है, और अगर इसके काम थोड़े बहुत भी बिगड़ेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो बीमारियां हमने पढ़ी थी वो सबसे पहले शुरुआत जो होती है नाक से होती है। तो रोग भी नाक से ही शुरू हो सकते हैं। नेजल कंजेशन, राइनाइटिस, कॉमन कोल्ड, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये तो हैं नॉर्मल सी प्रॉब्लम्स। तो इसमें हमने राइनाइटिस पढ़ा था पहले, फिर डीएनएस, उसके बाद फिर हमने लैरिंजाइटिस, ट्रैकियाइटिस, ब्रोंकाइटिस, यहां तक हम कंफर्म कर चुके। अब एक बीमारी और होती है जो थोड़ी ज्यादा खतरनाक, जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। उस बीमारी का नाम है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या डिसऑर्डर। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है हमको, क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब बीमारी दो तरीके की होती है। एक तो होता है एक्यूट और दूसरी होती है क्रॉनिक। एक्यूट बीमारी का मतलब क्या होता है, जो अभी हो और जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में ही अपने आप को रिजॉल्व कर ले, या फिर हम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लें और वो बीमारी धीरे धीरे करके खत्म हो जाए, मतलब जल्दी से जो खत्म हो जाती है उसको बोलते हैं एक्यूट डिजीज। और दूसरी होती है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज इटसेल्फ मतलब होता है कि ये बीमारी बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं हुई है, ये लंबे समय से बीमारी शरीर में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, इसके लिए इसको बोला जाएगा क्रॉनिक। ठीक है, तो क्रॉनिक। अब दूसरे नंबर पर ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है जो हमने लंग्स बनाए थे, जो नाक, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकाइज, ब्रोंकाई में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइज, और उसके बाद फिर ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल जो एंड हो रहे थे वो हो रहे थे एल्विलाइज पर एंड। इस तरीके से ये लंग्स का स्ट्रक्चर था, ये है ब्रोंकाई। तो अब इसमें क्या होगा, क्रॉनिक बीमारी है, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा किसमें, पल्मोनरी एरिया में। पल्मोनरी एरिया में मतलब हो गया फेफड़ों के हिस्से में कहीं भी जब एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आना चालू हो जाए तब बीमारी का नाम हो जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस। ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस जब क्रॉनिक फेज में होती हैं तब इसको बोला जाता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ऑब्स्ट्रक्शन कहां आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा जैसे ये नाक है, नाक से सांस गई, ट्रैकिया में आई, और यहां से ये ब्रोंकाइज से होते हुए ये लेफ्ट और ये राइट ब्रोंकाई में चली गई, फेफड़े में चली गई। अब जैसे ही ये लंग में एंटर होगी, इसके बाद ये जो ब्रोंकाइज हैं, ब्रोंकाइज इस तरीके से डिवाइड होते रहते हैं। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई, और उसके बाद फिर आते हैं ब्रोंक्यूल्स। और हर ब्रोंक्यूल जो है ना इस तरीके से एक गुब्बारे पर अटैच होता है, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई, एयर सैक। ठीक है, अब जो जरूरी पार्ट है वो है हमें ये देखना है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन जो आ रहा है सीओपीडी में, वो ऑब्स्ट्रक्शन कहां कहां आ रहा है। तो ऑब्स्ट्रक्शन सीओपीडी का जो आएगा वो ब्रोंकाई से चालू हो जाएगा। अब ब्रोंकाई अगर मान लो हम यहां से कट सेक्शन देखते हैं तो ये है इस तरीके से ब्रोंकाई आया। ब्रोंकाई भी मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो मसल पर ये जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन पर इस तरीके का कोई, ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन जो है ये नॉर्मल म्यूकोसल मेम्ब्रेन है। अब इस पर जब भी इन्फ्लेमेशन होगा या जब भी कोई भी पैथोजेनिक एक्टिविटी इस पर आएगी, इसकी वजह से यहां पर एक्स्ट्रा चेंजेस आना चालू हो जाएंगे और ये इन्फ्लेम्ड होकर के, यहां पर इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फ्लेमेशन के एक साइन में हमने पहले भी देखा हुआ है, सूजन रहती है, स्वेलिंग रहती है। तो ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन जो है ये धीरे धीरे करके सूजना चालू हो जाएगी, और जैसे जैसे ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन सूजेगी
तो फिर ये जो एयर को पहले इतना स्पेस मिल रहा था पास होने के लिए, अब इतना ही मिलेगा, तो स्पेस में कंस्ट्रक्शन आएगा। एयर जो है ना वो कम जगह से जब निकल के जाएगी तो फ्रिक्शन के साथ जाएगी, और फ्रिक्शन के साथ जाएगी तो ये इन्फ्लेमेशन और बढ़ता हुआ चला जाता है, और धीरे 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 करके एयरवे पर कंस्ट्रक्शन आना चालू हो जाता है। कंस्ट्रक्शन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बीमारी हो जाती है, क्रॉनिक ऑब्सेसिव पल्मोनरी एरिया में हो रही है, इसलिए इसको पल्मोनरी बोलते हैं। डिसऑर्डर या डिसीज, इसके और भी बहुत सारे नाम होते हैं। सीओपीडी होता है, सीओपीडी में तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज डिसऑर्डर हो गया, इसको कुछ लोग क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी की जगह लंग लगा देते हैं तो लंग डिसीज बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर बोलते हैं। फिर कुछ लोग इसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग नाम है इसी के, बहुत सारे इसके ही सिनोनिम रहते हैं सीओपीडी के। अब हम देखें कि इस सीओपीडी के होने में सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो सीओपीडी के होने में वैसे तो सामान्य तौर पर यह कहते हुए पाया जाता है, अच्छा बीड़ी पीते हैं क्या, सिगरेट पीते हैं क्या, तो सिगरेट और बीड़ी पीने वालों को सीओपीडी, अगर लंबे समय से वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो सीओपीडी होने के चांसेस 70 to 75% होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल सिगरेट और बीड़ी पीने वालों को ही ये प्रॉब्लम होगी। जो सिगरेट और बीड़ी को जिसने कभी हाथ नहीं लगाया उसको भी सीओपीडी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब रीजन और भी होते हैं। और रीजन क्या हो सकते हैं, जैसे सामान्य तौर पर बच्चों के लिए ये टीवी वगैरह में ऐड आता है ना कि अगर घर में कोई एल्डर सिगरेट या बीड़ी पी रहा है, धूम्रपान कर रहा है, तो पैसिव स्मोकर हो जाते हैं बच्चे। तो बच्चा अगर बिल्कुल भी ये स्मोकिंग नहीं करता है लेकिन पैसिव स्मोकिंग अगर उसके शरीर में हो रही है तो उसको भी सीओपीडी होने का खतरा है। इसलिए वो लोग जो घर में धूम्रपान कर रहे हैं या कहीं ऐसी पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान कर रहे हैं जहां जैसे बसों में या ट्रेन में आप लोगों ने देखा भी होगा कि लोग कहते हैं अरे भैया तुम तो पीते हो, हमको क्यों मार रहे हो। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि पीने वाले को भी नुकसान हो रहा है, जो वो धुआं छोड़ रहा है उस धुआं को जो आसपास बैठे हुए लोग इनहेल करेंगे तो ये प्रॉब्लम उनको भी हो सकती है, क्योंकि उनको पैसिव स्मोकर बोला जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को बहुत ज्यादा डस्ट एलर्जी है, बहुत ज्यादा धूल धुएं में कोई काम कर रहा है, किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहां डस्ट बहुत ज्यादा होती है, ऐसी कंडीशन में भी ये सीओपीडी होने के चांसेस होते हैं। हालांकि उसको सिलिकोसिस बोला जाता है, जो सिलिका डस्ट में काम करने वाले होते हैं ना, जो चट्टानों का काम होता है या पत्थर की कटिंग जहां होती है, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा जहां फैक्ट्रीज में होती है, उन वहां जो रहने वाले लोग हैं उनको जो प्रॉब्लम होती है उसको सिलिकोसिस बोला जाता है। और वो सिलिकोसिस सीओपीडी की कैटेगरी में ही जा सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम मोर और लेस इसी तरीके की उसमें हो जाती है। अब देखेंगे कि ये तो हो गए इसके कारण के बाद आते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होंगे। तो लक्षणों में तो सिंपल सा लक्षण है कि जब अपने पहले भी देखा हुआ है कि आपकी नाक से लैरिंग्स पर, ट्रेकिया पर, ब्रोंकाई पर, या फिर ब्रोंकाई के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई, इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होगी, ब्रेथलेसनेस। आपको सांस उखड़ना चालू हो जाएगी। सांस क्यों उखड़ना चालू हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का सैचुरेशन प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एयरवे में ही ऑब्स्ट्रक्शन है। एयरवे जो है वो एल्वियोलाई तक एयर को लेके ही नहीं जा पा रहा, और अगर एयर एल्वियोलाई तक पहुंचेगी ही नहीं तो फिर एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्सचेंज हाउस तो यही है ट्रेकिया में या फिर एल्वियोलाई, ये जो ब्रोंकाइज हैं इनमें खूब हवा भरी रहे, लेकिन गैसेस एक्सचेंज का यहां कोई प्रोसेस नहीं, कोई प्रावधान है ही नहीं कि यहां से गैस ऑक्सीजन निकल के शरीर में आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के ब्रोंकाई में घुस जाए और यहीं से वापस हो जाए, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो एयर को ट्रेवल करके पहले एल्वियोलाई तक पहुंचना होता है, और एल्वियोलाई तक पहुंचने के बीच में ही अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट होते हुए आ रही है तो रगड़ रगड़ के बिल्कुल धीरे धीरे कछुए की चाल से थोड़ा बहुत यहां पहुंच रही है, तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेशन शरीर में होगा। बाकी एक बहुत बड़े लेवल पर ऑक्सीजन की कमी होना चालू हो जाएगी, और बड़े लेवल पर अगर ऑक्सीजन की कमी होना चालू होगी तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स के जितने भी रोग आते हैं वो सारे के सारे आपके शरीर में हो सकते हैं। बाल जल्दी सफेद हो जाना,
आंखें जल्दी कमजोर हो जाना, सुनाई देने में जो एफिशिएंसी होती है, सुनने की हेयरिंग कैपेसिटी जो होती है वो वीक होना, स्किन के डिसीजेज आना, इरिटेशन आना, चिड़चिड़ापन एकदम से तेज बढ़ जाएगा, कोई अगर कुछ कह रहा है तो एकदम से उसके ऊपर ही झपट पड़ना, ये जो चीजें हैं एंजाइटी और जीनिक इफेक्ट आना चालू हो जाएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इन दी बॉडी। ठीक है, तो ये इसके होंगे सारे के सारे लक्षण। इसके अलावा जो लक्षण होता है, क्लासिकल साइन जो डायग्नोस्टिक टूल के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है, वो होगा कि पेशेंट जब भी कफिंग करेगा, कफिंग रिफ्लेक्स आएगा पेशेंट को, या जब आप उसको बोलो कि कफ करो, एक बार कफिंग करो, तो एक कफिंग ये है, एक कफिंग होती है कि एक बार कफ किया फिर आता ही रहेगा उसको, और तब तक आएगा जब तक कुछ निकल करके छूट करके ऊपर ना आ जाए, और या फिर जो ट्रैकिया में कुछ फंसा हुआ है, इसको एक्सपेक्टोरेशन का इफेक्ट बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेशन रिफ्लेक्स बोला जाता है, और ये छूट करके जब बाहर ट्रैकिया से मुंह में आके जब वो थूक के आ जाएगा तब उसको आराम मिलेगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये क्लियर केस ऑफ सीओपीडी होगा। ठीक है, तो ये क्लासिकल साइन होता है। इसके अलावा आप अगर जैसे एस्कल्टेशन का प्रोसेस करते हैं, एस्कल्टेशन में पता लगेगा कि विजिंग साउंड भी आ रहा है, कफ का जो एकदम से घरर घरर की आवाज जो आती है वो भी मिलेगी इसको, और साथ में थोड़ा बहुत चलने पर ब्रेथलेसनेस भी रहेगा, हो सकता है इसको पाल्पिटेशन भी रहे। इसका कार्डियक साइकिल, जो कार्डियक साइकिल होगा वो भी इसका बढ़ा हुआ रहेगा, हार्ट 1 मिनट में 72 बार से ज्यादा धड़केगा, क्योंकि पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी है। उसको पूरा करने के लिए आपके हार्ट को ज्यादा बार खून को पंप करके ज्यादा से ज्यादा थोड़ी थोड़ी जो चल रही है ऑक्सीजन वो पूरे शरीर में पहुंचाने की कोशिश करनी पड़ेगी, और इस पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी बढ़ा हुआ रहेगा। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने का रीजन क्या होता है ये अपन जब अस्थमा पढ़ेंगे उसमें भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो जाते हैं इसके साइंस सिम्टम्स पूरे। अब देखो कि ट्रीटमेंट जो इसका हो सकता है वो ट्रीटमेंट क्या क्या होगा। अगर हमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज इसका ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहले एम ऑफ ट्रीटमेंट बनाना पड़ेगा। किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए आप सबसे पहला जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, ये फेफड़े में यहां से तो मिटा रहा हूं, छोटे से साइड में बना लेते हैं। अब ये जो एम ऑफ ट्रीटमेंट, किसी भी बीमारी को जब ट्रीट करने के लिए डॉक्टर डिसाइड करता है कि इस बीमारी का इलाज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने देख लिया बीमारी के लक्षण क्या थे, बीमारी के कारण हमने समझ लिए सब कुछ। तो कारण अगर समझते हैं तो सबसे पहला कारण किसी भी बीमारी में अपन ने पहले ही ये लिख के रखा हुआ है, सर्वेषां रोगाणां निदानम कुपितः मलः। तो मल जो कुपित हो रहा है, इस कुपित होते हुए मल को शरीर में से सबसे पहले निकालो। नेचुरोपैथी में बोला जाता है सर्वे रोगा मला वसा। सब रोग तब होते हैं जब शरीर में मल बसना चालू हो जाता है। तो शरीर में बसते हुए मल को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन का प्लान बनाना पड़ेगा। तो आप यहां एम ऑफ ट्रीटमेंट जो लिखोगे, उस एम ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे पहला एम लिखो एलिमिनेशन। अगर आप एलिमिनेशन करा लेते हो तो ये मान लो कि आप किसी भी बीमारी में, कोई भी बीमारी हो, सीओपीडी हो, अस्थमा हो, लिवर की प्रॉब्लम हो, आंतों की प्रॉब्लम हो, किडनी की हो, यूट्रस की हो, किसी भी समस्या में आप पहला एम ऑफ ट्रीटमेंट बनाएंगे एलिमिनेशन को। और अगर एलिमिनेशन होगा, आंतें शुद्ध हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, तो धीरे धीरे करके आपका पूरा का पूरा शरीर शुद्ध होगा। शुद्ध होगा तो मजबूत होगा, और मजबूत होगा तो नेचुरोपैथी का फर्स्ट प्रिंसिपल है बॉडी हील्स इटसेल्फ। फिर शरीर अपने आप को सही करने के लिए पूरी ताकत लगाना चालू कर देगा। ठीक है, हम ये देखेंगे कि एम ऑफ ट्रीटमेंट हमने जो बनाया, एम ऑफ ट्रीटमेंट में जो सीओपीडी के 4 फेजेस होते हैं। सीओपीडी क्या है कि एक डिसऑर्डर के रूप में अगर हम लेते हैं ना, तो डिसऑर्डर के रूप में लेते हैं तो हमें जो डिसऑर्डर का मतलब क्या होगा, ग्रुप ऑफ डिसीजेस। तो ग्रुप ऑफ डिसीजेस में इसमें सबसे पहले जो बीमारी आती है वो आती है जब हम एम ऑफ ट्रीटमेंट बना रहे हैं। एम ऑफ ट्रीटमेंट हमने एलिमिनेशन बना लिया। अब जब हम आगे का ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि ये बीमारी अपने आप को किन किन सिम्टम्स से रिप्रेजेंट करती है, किन किन फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करती है। तो पहला होता है एम्फाइसीमा। ठीक है, एम्फाइसीमा का मतलब क्या होगा, जो आपका फेफड़ा है, फेफड़े में जो आपने अभी
तो 4 ऐसी प्रॉब्लम्स जो ये सीओपीडी में बेसिकली होती हैं। तो पहला है एम्फाइसीमा, दूसरा होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, तीसरा होगा जिसको इर्रिवर्सिबल अस्थमा बोला जाएगा, और चौथा ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस। ठीक है, अब ये जो है पहला है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो होता है वो क्या होगा, ये हमारा फेफड़ा है इस तरीके से। तो एम्फाइसीमा का मतलब होगा कि एक एयर जो यहां से आ रही है वो ब्रोंकाई में गई, ब्रोंकाई से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई में गई, फिर ब्रोंक्यूल में गई और फिर एल्विलाई में गई। एल्विलाई में जाने के बाद ये है एल्विलाई। अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज के चलते, ऑब्स्ट्रक्शन के चलते क्या होगा, सीओपीडी तो था ही, सीओपीडी था तो सीओपीडी में यहां पर ब्रोंकाइज में ऑब्स्ट्रक्शन था तो एयर यहां आ रही है जैसे तैसे करके, फिर यहां से जो एयर कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा जो है उसको निकल के बाहर भी आना है, तो जो एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पा रहा और यहां से इंपेयर्ड ऑक्सीजन जो है ना, एयर जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो अंदर प्रेशर जनरेट होता है, अंदर प्रेशर जनरेट होगा, ये एब्नॉर्मल डायलेटेशन इसमें रहेगा। तो एल्वियोलर वॉल जो होती है, इस एल्वियोलर वॉल में कहीं ना कहीं कोई डिजेनरेशन, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो भरना चालू हो जाती है फेफड़े के अंदर। इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो हैं उनमें थोड़ी थोड़ी एयर आकर के जमा होना चालू हो जाती है, इसको बोलते हैं एम्फाइसेमेटस चेंजेस। ये कभी कभी एम्पाइमा भी हो जाता है। एम्फाइसेमेटस चेंजेस में अगर थोड़ा बहुत जो इन्फ्लेमेशन था वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए, लंबे समय तक बना रहेगा ना, तो वहां पर पस जनरेट होना चालू हो जाता है, तब इसको बोलते हैं एम्पाइमा। ठीक है, इसमें एल्वुलाइटिस तक जाता है। हाँ, जैसे हमने देखा था ना ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस के बाद में फिर आ रहा है ब्रोंक्यूलाइटिस, ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन, फिर आता है एल्वुलाई, तो एल्वुलाई में हो सकता है एल्वुलाइटिस, और एल्वुलाइटिस के साथ में ये एम्फाइसेमेटस चेंजेस आएंगे सीओपीडी में। एम्फाइसेमेटस चेंजेस जब आएंगे तो फिर आपको सांस भरने के साथ साथ एकदम ऐसा बेचैनी, घबराहट होना चालू हो जाएगी, आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ना चालू हो रहा है, जो गैसियस एक्सचेंज के लिए मशीन है वो मशीन में प्रॉब्लम आ रही है, उस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है जहां पर गैसियस एक्सचेंज जो होता है, जहां पर बेसिकली गैस जो है ना वो एक्सचेंज में जाती है, ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में आकर के सांस छोड़ते हुए बाहर आती है। तो ये एम्फाइसेमेटस चेंजेस को हम यहाँ इस तरीके से देखेंगे, और लक्षण क्या क्या आएंगे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो भी हमें परेशानियां फील हो सकती हैं, सारी की सारी परेशानियां फील होना चालू हो जाएंगी। ठीक है, अब दूसरा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है, ये तो ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकाई के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्सरी ब्रोंकाई। तो इस ब्रोंकाई के लेवल पर जब इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं, ब्रोंकाइज जो होते हैं, जो श्वास की नलियां हैं, उन श्वास की नलियों में इन्फ्लेमेशन जो होगा वो इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक कंडीशन में आना चालू हो जाएगा, जब तब बोला जाएगा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अगर सीओपीडी में आ रही है, तो सीओपीडी तो पहले से ही क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, तो क्रॉनिक है, अगर सीओपीडी के साथ में ब्रोंकाइटिस है तो डेफिनेटली ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगी। और इस क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को आप किसी भी कंडीशन में, जैसे आप चाहो कि एंटीबायोटिक दे करके या कुछ और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दे करके, एनासाइड्स वगैरह जो आते हैं वो दे करके सही करो, तो इसको सही करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि इसका रीजन ये है, इसके अंडर में ये बीमारी हो रही है। ठीक है, फिर तीसरा होता है इरिवर्सिबल अस्थमा। इरिवर्सिबल अस्थमा जो है, एक तो होता है अस्थमा और दूसरा होता है इरिवर्सिबल अस्थमा। इरिवर्सिबल अस्थमा में क्या होगा, एक तो होता है एक्यूट अस्थमा, दूसरा होता है क्रॉनिक अस्थमा। क्रॉनिक अस्थमा जो है
वो रखा जा सकता है इरिवर्सिबल अस्थमा में। एक्यूट अस्थमा जो सामान्य तौर पर प्रचार किया जाता है कि हम उनके यहाँ गए थे और उनने हमको एक चटनी दी थी, उस चटनी को खा करके हमारा अस्थमा तो आज तक हमको समस्या नहीं आई। तो वो जो अस्थमा था, क्या इरिवर्सिबल अस्थमा का केस हो सकता था? वो क्या क्रॉनिक अस्थमा का केस हो सकता था? नहीं, वो एक्यूट अस्थमा का केस था, जो एक बार किसी भी चूरन चटनी, एक बार कोई पॉइंट दबाने या एक बार एक्यूपंक्चर की नेडल लगाने या एक कोई भी नुस्खा करने से आराम हो गया। और वो बता रहे हैं कि हमारा तो अस्थमा बिल्कुल भी नहीं हुआ उसके बाद। और एक पेशेंट है, अच्छा ऐसी जगह चले गए थे तो हम तो जाके 17 बार दिखा के आ गए, उनको हमारा तो सही नहीं हुआ। इसका मतलब उनका हो सकता है इरिवर्सिबल अस्थमा होगा या क्रॉनिक अस्थमा होगा, वो बहुत धीरे धीरे। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रॉनिक अस्थमा या इरिवर्सिबल अस्थमा का पेशेंट परेशानी होता रहेगा, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, वो अपन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में देखते हैं। ठीक है, फिर होगा ब्रोंकिएक्टेसिस। तो ब्रोंकिएक्टेसिस का मतलब होता है जो ब्रोंकाइज हैं इनमें एक्टेसिस होना चालू हो जाती है, ये एब्नॉर्मल डायलिटेशन पर जाना चालू हो जाते हैं। ब्रोंकाइज अगर एब्नॉर्मल डायलिटेशन पर जाएंगे तो एक तो होता है ब्रोंकिएक्टेसिस और दूसरा होता है एम्फाइसेमेटस चेंजेस। लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। एम्फाइसेमेटस चेंजेस जो है ना, वो एल्वेलर डिजनरेशन की वजह से हुआ था, एल्वेलर लेवल पर डिस्ट्रक्शन की वजह से हुआ था। होने को ये भी आपके जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंक्यूल्स जो हैं, ब्रोंकाइज जो हैं, उनमें भी डिस्ट्रक्शन की वजह से हो सकता था। लेकिन ये फाइनली जहां गैसेस एक्सचेंज होता है उस लेवल पर जब डिस्ट्रक्शन होगा तब जाके एम्फाइसेमेटस चेंजेस आएंगे। बाकी ब्रोंकिएक्टेसिस जो है ये आपके ब्रोंकियल ट्री जो है, रेस्पिरेटरी ट्री में जो ब्रोंकियल ट्री आता है, उस ब्रोंकियल ट्री में अगर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस के आते आते धीरे धीरे करके जो ये ब्रोंकाई की वॉल है, इस वॉल में धीरे 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 करके पहले तो इन्फ्लेमेशन हुआ, और इन्फ्लेमेशन को रेड से डिनोट कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन हुआ। और इन्फ्लेमेशन के चक्कर में, इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, पूरी चीजें सूजन, लालामी, गर्मी, दर्द और कार्यक्षमता में कमी। अब कार्यक्षमता क्या है ब्रोंकाई की, कि ब्रोंकाई जब हवा जा रही है तो आराम से फैल करके जगह दे रहा है ताकि आराम से हवा जो है, एयर जो है यहां से अंदर की तरफ जाए और एल्वेलाई तक पहुंच जाए। एल्वेलाई में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन उतर जाए, कार्बन डाइऑक्साइड इस पर आ जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड जब आ जाए तो एल्वेलाई जब इस तरीके से प्रेशराइज हो, जब प्रेशराइज का मतलब सीना आपका जब दबता है, पेट जब आप दबाते हो, डोम ऑफ डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तब फिर यहाँ पर प्रेशर पड़ता है और ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एयर इस तरीके से निकल के बाहर आती है। तब भी इसको डायलेट होना पड़ता है और ये निकल करके एयर बाहर आ जाती है। लेकिन अगर ये डायलेटेड फॉर्म में ही बना रहना चालू हो जाए तब इसको बोलेंगे ब्रोंकिएक्टेसिस। एब्नॉर्मल डायलेटेशन, नॉर्मल डायलेटेशन नहीं है, एब्नॉर्मल डायलेटेशन मतलब डायलेटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब ये इसको लेना देना ही नहीं है कुछ कि हवा आ रही है कि हवा जा रही है, ये बिल्कुल एब्नॉर्मल डायलेटेशन के केस में पड़ गया है। और एब्नॉर्मल डायलेटेशन इन ब्रोंकियल लेवल इज ब्रोंकिएक्टेसिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये चार चीजें हैं जो ये बताती हैं कि सीओपीडी किस तरीके से बॉडी में रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। अब देखते हैं कि जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप किस तरीके से रखोगे। आपने सबसे पहले एलिमिनेशन का प्रोग्राम रखा। एलिमिनेशन में आप क्या करवाओगे, क्योंकि पहले ही बताया हुआ है कि कफ की कोई भी प्रॉब्लम होगी या फिर रेस्पिरेटरी रेट जो प्रॉब्लम्स हैं, जब भी कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, ऐसे में आपको ठंडे तासीर के ट्रीटमेंट बॉडी पर नहीं करने होते हैं। अब एलिमिनेशन में आप क्या करोगे, सामान्य तौर पर नेचुरोपैथी में एलिमिनेशन में मिट्टी पट्टी एनिमा कर देते हैं। तो अगर आपको सीओपीडी की प्रॉब्लम है, ठंडे तासीर की प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है, शीत की प्रकृति बढ़ रही है इसमें, ठंडक की प्रकृति बढ़ रही है इसमें, ऐसी कंडीशन में आप एलिमिनेशन करवाओगे तो क्या करवाओगे, एनिमा अच्छा है, लेकिन एनिमा को सपोर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, पेट का गर्म ठंडा सेक करा लो। पेट का गर्म ठंडा सेक करने के बाद आप उसके बाद एनिमा कराओ। तो पेट का गर्म ठंडा सेक करने के एलिमिनेशन आप कहां से करा रहे हो, एलिमिनेशन का प्राइम मोटिव होता है इंटेस्टाइन की क्लीनिंग। इंटेस्टाइन की क्लीनिंग के लिए पेट का गर्म ठंडा सेक करा लिया, उसके बाद एनिमा करा लो। यहां मिट्टी पट्टी कराते तो मिट्टी पट्टी की ठंडक जो है सीने तक जाती तो पहले से ही ठंडक की वजह से कफ जनरेशन हो रहा था और कफ बढ़ जाएगा उसको और प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगी। इसलिए पेट का गर्म ठंडा सेक, एनिमा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मसाज जो है वो आप सीने पर, पीठ पर, पिंडलियों पर मालिश कराओ, क्योंकि ऑक्सीजन की डिप्राइवेशन में, ऑक्सीजन की कमी में पिंडलियां रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है,
जो आपको पिंडलियां हैं उनमें रेस्टलेसनेस लगना चालू हो जाती है, तो आप पिंडलियों पे मालिश करा लो, तलवों पे मालिश करा लो, बहुत अच्छा रहेगा। पैरानेजल एरिया पे मालिश करा लो, बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद आप ट्रीटमेंट में गरम रीड स्प्रे, गरम रीड स्नान, या फिर गरम फुल टब, या फिर गरम पाद स्नान, या फिर गरम तासीर का कोई भी इलाज देते हैं जो आपकी आंतों को थोड़ा सा मजबूती पहुंचाए, आंतों में से गंदगी को निकलवाने का काम करे और शरीर में गर्मी पहुंचा करके ब्रोंको डायलेटेशन कराने का काम करे। इसके बाद आप जो लोकल ट्रीटमेंट हो सकता है वो है एक फेशियल स्टीम जो करते हो। फेशियल स्टीम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है किसी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ही क्यों नहीं हो, जो अभी कोरोना में चल रहा था, एकदम से प्रॉब्लम आ रही थी, ARDS हो रहा था, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इसमें भी अगर आप फेशियल स्टीम प्रॉपर तरीके से कराते हो, अगर करने की कंडीशन है पेशेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि ARDS इतना तेज है कि आप कह रहे हो फेशियल स्टीम करो, उसको सांस ही नहीं आ रही, इरिटेट और होगा पेशेंट। तो फिर अगर करने की कंडीशन में है तो आप फेशियल स्टीम कराओ। COPD के केस में बहुत अच्छे तरीके से फेशियल स्टीम क्या करेगी, ब्रोंकोडायलेशन करेगी, दूसरे में साथ में आपका म्यूकोलाइसिस करेगी, क्योंकि फेशियल स्टीम में आप क्या डाल रहे हो, आपने विक्स डाली है, आपने सफेदे के पत्ते डाले हैं, तुलसी के पत्ते या लौंग डाला है, जो कुछ भी डाला है वो ब्रोंकोडायलेशन के साथ साथ म्यूकोलाइटिक और एक्सपेक्टोरेशन का इफेक्ट रखेगा। तो ब्रोंकोडायलेटेशन, एक्सपेक्टोरेशन और म्यूकोलाइसिस, ये तीनों चीजें साथ में चलेंगी तो जो म्यूकस है जो जमा हो रहा है धीरे धीरे करके एक्सपेक्टोरेट होकर के निकलना चालू होगा। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, सामान्य तौर पर जब भी एक्सपेक्टोरेशन होता है तो मुंह में कुछ आया और लोग उसको, हालांकि ये सोच कि भाई मुंह में आया और दोबारा वो फेफड़ों में ही चला जाएगा, दोबारा जब आप निगलते हो तो वो फेफड़ों में नहीं जाता है, वो एसोफेगस में जाते हुए पेट में चला जाता है, पेट में जाकर के वो आंतों से निकल सकता है अगर आपकी आंतें ठीक हैं तो, और अगर ठीक नहीं है तो फिर गड़बड़ है। जैसे आपने झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद आप गंदगी को साथ के साथ निकाल करके, पहले गांव में क्या होता था, झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाने के बाद साथ के साथ गंदगी को बाहर कर दो, और बाहर से वो जो सफाई कर्मचारी जो होते थे वो वहां से उठा करके गांव के बाहर फेंकते थे उसको। आजकल क्या हो रहा है, झाड़ू लगाओ और डस्टबिन में घर में अंदर रख लो। तो ये जो थूकना जो है, थूक आए, कफ जो आए उसको साथ के साथ निकाल दो, वो पुराना वाला सिस्टम था। और कफ आए और उसको दोबारा अंदर डाल दो कि भाई चलो ठीक है वो निकल जाएगा बाहर। तो अगर डस्टबिन में पहले से कचरा सड़ नहीं रहा था तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ड्राई डस्टबिन है तो। लेकिन अगर मान लो पहले से कचरा सड़ रहा था, उसमें आप डालते रहोगे तो फिर वो नुकसान करना चालू हो जाएगा। अगर आपकी आंतें सही हैं, आंतों में कोई दिक्कत नहीं है, एलिमिनेटिव कैपेसिटी ऑफ इंटेस्टाइन्स अगर सही है तो चलेगा। लेकिन अगर आंतों में भी कोई प्रॉब्लम है और फिर आप ये वाला प्रोसेस कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो चीज शरीर से निकल करके बाहर चली जानी चाहिए थी उसको आप दोबारा बॉडी में डाल रहे हो, और दोबारा बॉडी में डाल रहे हो तो वो कुछ ना कुछ उसमें से एब्जॉर्ब भी होगा। अब जो चीजें खराब थी निकल के बाहर आ रही थी उसमें से एब्जॉर्ब होकर के अगर जाएगा कुछ, तो रक्त अशुद्ध हो, शरीर अशुद्धि। और रक्त कहां से अशुद्ध होता है, आंत अशुद्ध हो, रक्त अशुद्धि। आंतें खराब होंगी तो रक्त खराब हो जाएगा, और आंतें आप खुद खराब कर रहे हो चला के, अगर ऐसा कर रहे हो तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वाला ट्रीटमेंट फेशियल स्टीम हो जाएगा। इसके बाद आप अदरक प्याज का कंप्रेस करा सकते हो छाती पीठ पर, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहेगा। या गर्म ठंडा सेक करा करके आप चेस्ट पैक बांध सकते हो। और ये भी यहां अगर आप बांध रहे हो तो अगर कफ की कंडीशन थोड़ी सी सही है तो आप गर्म पानी में कपड़े को भिगो करके बांध दीजिए। गर्म पानी में कपड़े को भिगो करके बांधेंगे तो ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है इसको कम करने का काम करेगा, और धीरे 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 करके ब्रोंकाई पर या ब्रोंकियोल्स पर जो कफ चिपक गया है उसको छुटाने का काम करेगा, म्यूकोलाइसिस का काम ये करवाएगा। तो ये ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल आप रख सकते हो। इस ट्रीटमेंट में नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट आ गया। अब साथ में आप चाहो तो योगा में जो 3 प्रोसेस होते हैं, योगा हमेशा 3 चीजों को लेकर चलेगा, एक शुद्धि क्रिया, दूसरा आसन, तीसरा प्राणायाम। अगर आप और कुछ कराना चाहते हो तो मुद्रा बंद भी करा सकते हो। शुद्धि क्रिया में अगर COPD की ही प्रॉब्लम है, उसको कोई BP अभी तक नहीं हुआ है, तो आप पानी पिला के उल्टी करा सकते हो, उसको वमन जिसको कुंजल बोला जाता है, वो एक अच्छा तरीका रहेगा। इसके साथ में आप दूसरा पानी की नेति करा सकते हो नेजल क्लींजिंग के लिए। रबर नेति पेशेंट अगर कर सकता है तो रबर नेति करा सकते हो, इफेक्टिव रहेगा। फिर आसन में आप चेस्ट एक्सपेंशन के जो भी आसन होते हैं, फेफड़े को फैलाने के जो आसन होते हैं, वो आसन आप अच्छे तरीके से करा लो, वो बढ़िया रहेंगे।
ठीक है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग, ये दो बहुत अच्छे प्राणायाम हैं जो आप किसी को भी बोल सकते हो, कोई भी करा लेगा। साथ में इसके साथ जो इसके लिए ठंडक की बीमारी है तो गर्म तासीर का प्राणायाम, मतलब सूर्य अनुलोम विलोम और सूर्य भेदी प्राणायाम जो है ये काफी इफेक्टिव रहेगा इसके लिए। अगर पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्कंफर्ट बहुत ज्यादा नहीं है तो हम बहुत स्लो रेट से कपालभाति का अभ्यास भी करा सकते हैं। कपालभाति से क्या होगा, आप पेट को बार बार ऐसे करके धक्का मार के अंदर की तरफ पहुंचाते हो तो बार बार जो डोम ऑफ डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो आपके फेफड़ों पर मसाजिंग इफेक्ट आता है। ये आपके लिए इफेक्टिव रहेगा, लेकिन बहुत स्लो गोइंग प्रोसेस में। अगर आप तेज गति से कराओगे सांस उखड़ जाएगी पेशेंट की, फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये प्राणायाम हो जाएगा। इसके साथ में आप जो डाइट थेरेपी करवाते हो, इस केस में डाइट थेरेपी बहुत स्पेसिफिक रहेगी। डाइट थेरेपी में आप सारी ठंडी, सारी खट्टी और फ्रिज में रखा हुआ कुछ भी बिल्कुल बंद कर दो। मैदा बिल्कुल बंद कर दो, कतई देखने को ना मिले इस पेशेंट को। और साथ में चिकनाइयां बिल्कुल अवॉइड करवा दो। अगर ऐसा आप करवा रहे हो तो धीरे धीरे करके इसके कफ का जनरेशन जो है वो कम होना चालू हो जाएगा, और कफ का जनरेशन कम होना चालू होगा तो फिर धीरे धीरे करके जो फेफड़े हैं वो अपनी एफिशिएंसी को जनरेट करना चालू कर लेंगे। साथ में आपने पहले से फेफड़ों की शुद्धि के लिए आपने प्राणायाम कर लिया है, आपने डाइट का ध्यान रख लिया है, आपने शुद्धि आंतों की करा रखी है, आंतें ठीक हैं तो फेफड़ों को रिलैक्सेशन मिल रहा है। आप खाना ऐसा खा रहे हो जो पूरे दिन खाने को पचने में ही शरीर नहीं लगा हुआ है, तो शरीर की तोड़फोड़ कहां हो रही है, कहां शरीर को ज्यादा टाइम लगाना है, शरीर वहां ज्यादा टाइम लगाना चालू कर देता है, और उसकी वजह से बॉडी हील्स इटसेल्फ की मैकेनिज्म पर जाएगी। तो धीरे धीरे करके आपका शरीर जो भी ये चेंजेस आ रहे थे आपके फेफड़े में, इन चेंजेस को नॉर्मल करना चालू कर देगा। तो ये है सीओपीडी पूरा। इसमें अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछो।